चौसा में बन रहे थर्मल पावर से बक्सर के विकास को गति मिलेगी, सबने यही सोचा था। लेकिन काम शुरू भी हो गया, भूमि का अधिग्रहण भी हो गया, लेकिन न जाने किसकी नज़र लगी, यहाँ रह रह करके विवाद होता रहा। 20 मार्च को भी यही स्थिति हुई। एक बार फिर थर्मल पावर का मुख्य रास्ता अरण क्षेत्र में तब्दील हुआ। पुलिसकर्मियों पर हमले हुए और फिर आक्रोशित पुलिसकर्मियों ने जो किया उसकी बर्बरता की चर्चा हम क्या करें। फिलहाल हम आपको यह बता दें, किसानों की वह कौन सी मांग है जिसे प्रशासन पूरी नहीं कर पा रहा है, उसमें क्या अड़चनें आ रही हैं, इस विषय पर विस्तृत चर्चा जिलाधिकारी ने मीडिया के साथ की। उसके अंश आपके सामने हैं। प्रभावित क्षेत्र हैं वो मतलब जिला प्रशासन के लिए सब बराबर है। तो जो भी उस समिति का गठन था, हम लोगों ने प्रयास यही किया था कि सभी मौजों से उसमें किसानों के प्रतिनिधि हों, कुछ जनप्रतिनिधि भी थे। तो निरंतर ये बैठकें होती थी। जो भी किसान बंधुओं के उसमें एजेंडा थे उनसे विस्तार पूर्वक, मुझे लगता है 5-5, 6-6 घंटे एक बैठक चला करती थी। जो भी इसमें एजेंडा, जो भी उनकी तरफ से सुझाव दिए जाते थे, हम लोग सम्मिलित करते थे और विभिन्न प्रकार के विस्तार पूर्वक इसमें चर्चा विचार। सूचना मिला करती थी कि सर सूचना मिल रही है कि कल फिर से गेट जाम होगा, परसों गेट जाम होगा, वहाँ पर जो है कुछ लोग एकत्रित होने के प्रयास कर रहे हैं। तब फिर आए दिन जो है हम लोग वहाँ पर मजिस्ट्रेट, पुलिस बल इत्यादि की प्रतिनियुक्ति करते थे और कभी ये प्रयास किया जाता था, कभी ये प्रयास कुछ दिनों के लिए रोक लिया जाता था। इसके बीच में जो है ये भी आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि स्वयं जो STPL कंपनी है उसके द्वारा क्रिमिनल रिट माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया गया, जिसमें उस रिट में उसने जो है विरोधी पक्ष जिला प्रशासन को भी बनाया और बिहार राज्य की सरकार को भी बनाया। माननीय उच्च न्यायालय में भी क्रिमिनल रिट STPL कंपनी के द्वारा दायर किया गया। 16 जनवरी 2024 का उस रिट का निष्पादन करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने जिला पदाधिकारी और उसके साथ साथ जिला प्रशासन को जवाबदेही दी कि कंपनी का गेट किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं होगा, कंपनी का काम सुचारू रूप से चलेगा, वाटर कॉरिडोर पे काम सुचारू रूप से चलेगा और रेल कॉरिडोर जो भी प्रस्तावित है उस पर काम सुचारू रूप से चलना है। ये जवाबदेही माननीय उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन को दी, जानकारी दी और ये बातें हमारी प्रोसीडिंग में भी है कि माननीय उच्च न्यायालय का इस प्रकार से निर्देश। और इस बीच आप सब लोगों को ये भी जानकारी होनी चाहिए, मुझे लगता है सब लोग आप लोग किसी न किसी स्तर से उन खबरों को भी छापते हैं कि मूरा बाबा जो उनका एक धरना स्थल है, वहाँ पर नियमित रूप से देखा जाता है कि कुछ संख्या में प्रतिदिन जो किसान बंधु हैं वो बैठते भी हैं धरने पर। तो उससे जो है जिला प्रशासन को कभी किसी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं हुई। हम लोग हमेशा उनसे ये अनुरोध करते थे कि भाई शांतिपूर्वक धरना देना लोकतंत्र में सबका अधिकार है, जिसके लिए वो भी सक्षम है तो वो दें, उससे जो है कोई समस्या नहीं। इस जो है पूरी जब प्रक्रिया चल रही थी तो आप लोगों को ये भी जानकारी होगी कि 9 मार्च को जो है मतलब किसान बंधु ऐसे बोला गया, अब उसमें कोई असामाजिक तत्व थे या नहीं थे मुझे नहीं पता, पूरे कंपनी के गेट को जो है पुनः जाम कर दिया गया। लगभग 200-250 उसमें लोग थे, उसमें हो सकता है कि कुछ किसान भी हो, कुछ हो सकता है असामाजिक तत्व भी। 9 मार्च से लेकर निरंतर मतलब आज 20 मार्च तक प्रतिदिन आप लोग भी इस बात को जानते हैं कि प्रशासन के विभिन्न पदाधिकारी जो है किसान बंधुओं और जो धरनारत लोग थे उनसे वार्ता करने जाते थे, उनसे समन्वय स्थापित करने जाते थे, उनको जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उससे अवगत कराते थे। इसी बीच आप सब लोग भी अवगत हैं कि जो है 16 मार्च को भारत निर्वाचन आयोग की एक जो निर्वाचन के क्रम में जो तिथि की घोषणा होती है चरणबद्ध तरीके से, तो उसका जो है ऐलान भारत निर्वाचन आयोग ने किया और उसके बाद धारा 144 जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है जिला प्रशासन का, वो हम लोगों ने पूरे जिले में लागू करी। और उसके पहले भी आप लोग मतलब मुझे लगता है कि ये भी आप लोगों को जानकारी है कि अनुमंडल पदाधिकारी महोदय द्वारा भी 144 वहां पर लगाई गई थी। हम लोग ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि वहां पे कुछ हो सकता है कि किसान हो, जैसे मैंने पहले भी बताया, कुछ असामाजिक तत्व भी उसमें एकत्रित हो सकते हैं जो विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर। तो 13 मार्च को SDO साहब ने वहां पर धारा 144 लगाई और वहां पर ये उसमें स्पष्ट किया गया किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन आदि को हम लोगों ने गैर कानूनी घोषित किया। इसके बाद आप लोग ये भी जानकारी रखते हैं कि किस प्रकार से वहां पर जो भी प्रदर्शनकारी थे उन्होंने 14 मार्च को, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में भी हम लोगों को देखने को मिला
कि पुलिस और जिला प्रशासन अपनी हद में रहे, इस प्रकार की चेतावनी उन्होंने दी और अर्धनग्न होकर ये बोला कि हम 288 यहाँ पर लगाते हैं। आप सब लोग मतलब इस बात को जानकारी रखते हैं और मतलब मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों को ये खबरें भी मिल पाई। फिर भी जो है पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरीके से धैर्यपूर्वक, संयम पूर्वक हम लोग निरंतर वार्ता के माध्यम से प्रयासरत थे कि क्योंकि मतलब जैसा मैंने पहले भी बताया, उसमें से निश्चित रूप से कुछ किसान बंधु जरूर थे, तो हम लोग उनसे वार्ता करते थे। उनके और दूसरे जो प्रतिनिधि थे जो जिला प्रशासन से किसी प्रकार से संपर्क में आते थे, हम लोग हर स्तर से ये कोशिश करते थे कि भाई वो हमारी बातों को धरनारत प्रदर्शनकारियों तक पहुंचाएं, ताकि इसका जो भी उचित पटल हो मतलब जो है वार्ता के क्रम में इसका कोई ना कोई समाधान निकल सके। अब जैसा मैंने बताया, 16 मार्च को एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के तहत जो मेरी खुद की सील और हस्ताक्षर से धारा 144 सीआरपीसी के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करी गई। तो उसमें जैसा मैंने बताया कि वो इसीलिए की जाती है ताकि जब निर्वाचन की तिथियों की घोषणा कर दी जाए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये मतलब इसका जो बैकग्राउंड भी आप लोगों को जानना चाहिए कि 5 व्यक्ति या उससे अधिक यदि कहीं जमा हो रहे हैं तो उसका सीधा निर्वाचन की जो अवधि होती है उसमें माना जाता है कि किसी न किसी प्रकार से राजनीतिक द्वेष की भावना से प्रेरित होते हुए विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करी जा सकती है। और सेम हुआ भी इसी में, जब इतना बड़ा धरना है, 200-250 लोग वहां पर जमा हैं, तो इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता था कि किसी न किसी प्रकार से राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर शांति भंग करने का किसी के द्वारा प्रयास किया जाए, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करी जाए। तो ये बात भी जो है किसान बंधुओं और वहां पर जो प्रदर्शनकारी थे उन तक पहुंचाई गई कि भाई जो है एसडीओ साहब ने भी 13 मार्च को धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करी है। 16 मार्च को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है धारा 144 की निषेधाज्ञा लागू करी है। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग अपने या तो पुराने धरना स्थल पर लौट जाइए, और सबसे बड़ी बात ये तो हुई है, माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश है कि मतलब धरना चाहे और कहीं भी देना हो शांतिपूर्वक, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का मेन गेट जाम नहीं होना चाहिए। यहाँ ये भी बात जानने समझने वाली है कि कंपनी का एक ही मुख्य गेट है, और यदि उसको जाम कर दिया जाता है तो पूरी तरीके से प्रभावित होता है। और जितने आंकड़े कंपनी के अधिकारियों द्वारा हम लोगों को बताए गए हैं, लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए का नुकसान इससे। किसानों की मांग क्यों पूरी नहीं हो रही है, यह बात शायद आप समझ गए होंगे इतनी बातों को सुनने के बाद। R&R पॉलिसी अर्थात प्रभावित क्षेत्र में संस्था द्वारा किए जाने वाले जन कल्याणकारी कार्य, उस मामले को लेकर के भी सवाल हुए। सुनिए उसमें डीएम ने क्या कहा, अब तक की क्या प्रगति है। मुनाफा कमाता है तो उसका 1-2% उसको देना होता है, एक R&R फंड होता है। तो जो मुझे लग रहा है आप बोल रहे हैं जो R&R फंड से इनकी मुख्य मांगे संबंधित है, तो देखिए उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जो R&R फंड होता है उसको किस प्रकार से उपयोग किया जाना होता है, उसकी अध्यक्षता मतलब R&R पॉलिसी के तहत माननीय सांसद उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो मई या 3 जून 2022 को उसकी एक बैठक हुई, कुछ उसमें निर्णय लिए गए। अब उसमें जो है समस्या ये हुआ कि सारी योजनाओं का क्रियान्वयन जिला प्रशासन पे लाद दिया गया। तो आप लोग भी जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे जो जिला अभियंता होते हैं 2-2 जिले के प्रभार में रहते हैं, तो उसका जो है ना उपयोग हो ही नहीं पाया है मत का हम लोगों ने। और उसी के चलते अभी 10-12 दिन पहले 28 फरवरी को माननीय सांसद ने स्वयं बोला, जब उन्होंने भी जो है प्रदर्शनकारियों से वार्ता करी, तब उन्होंने भी बोला कि भाई मैं इसकी बैठक करूंगा और जो किसानों के हित में निर्णय है तो उसमें हम लोगों ने निर्णय लिए कि हर प्रभावित मौजे में एक किसान भवन और एक मैरिज हॉल बनाएंगे। जो भी उसमें सदस्य थे जो R&R पॉलिसी से चिन्हित होते हैं उनके द्वारा सुझाव दिए गए, उसमें हाई मास्ट लाइटें अधिष्ठापित चौसाई प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में की जानी है। फिर जैसा एसडीओ साहब ने बताया, जितने भी प्रभावित जो है मौजे हैं उनमें जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उसमें बेंच डेस्क उस मतलब पैसे के माध्यम से उपलब्ध बच्चों को करवाई जाएगी। ये उसके प्रमुख थे। इसके अलावा भी जो भी आया, आप लोग मतलब जो मैंने उदाहरण दिया आप लोग समझ सकते हैं कि उस क्षेत्र के हित के लिए ही हम लोग निर्णय लेते भी हैं, और जब भी होगा इसमें प्रक्रिया में थोड़ी समस्याएं हैं। फिर जैसे मैंने पहले भी बताया, तो सरकारी प्रक्रिया, प्रशासनिक प्रक्रिया बिल्कुल स्वाभाविक है कि समय बिल्कुल लगता है। अब जो है कोई भी बोले कि नहीं साहब एक महीना 2 महीना इस तरीके से करिए, तो वो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इस तरीके से कुछ भी किया जाना। तो ये है। फिर इसमें ये है ताप विद्युत परियोजना से उत्पन्न चौसा के उत्पन्न हालात का समाधान बातचीत से ही निकलेगा।
और दोनों तरफ के लोगों को समझौते में पहल करनी होगी। अड़ियल रुख रखने का नतीजा आप देख ही रहे हैं। हमारी सलाह यही है, सभी को इसमें नरमी बरतनी चाहिए। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक।